आज फिर से महापंचायत होने वाली है। किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर जमा होंगे और एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी करेंगे। महाराष्ट्र में आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। बीजेपी की बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इधर जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री पर किसानों को लेकर कई सवाल दागे। उन्होंने एमएसपी से लेकर किसानों को लेकर किए गए वादों पर भी सवाल उठाया। साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की, जो आज संभल जाने वाले हैं। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर प्रशासन ने क्या कहा है, आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें होंगी आज 30, 60, 90 के इस बुलेटिन में। संभल जाएंगे राहुल गांधी, आज की सबसे पहली और अहम खबर। साथ ही प्रियंका गांधी भी होंगी। यूपी के सभी कांग्रेस सांसद भी साथ में जाएंगे। राहुल गांधी हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर। प्रशासन ने संभल के आसपास के 4 जिलों बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को अलर्ट पर रखा है। वहां के अधिकारियों को राहुल गांधी और उनके साथ आने वाले नेताओं को अपने अपने जिलों की सीमाओं पर रोकने को कहा है। संभल के एसपी ने भी राहुल गांधी से अपील की है कि वो अपना संभल दौरा टाल दें। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि 10 तारीख तक वो जनपद संभल ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको संदेश भी पहुंचाया गया है और 163 BNSS जो जनपद संभल में लागू है उसके बारे में अवगत कराया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो संभल की जो शांति व्यवस्था है उसको मेंटेन करने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। कांग्रेस राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने के पीछे कुछ और वजह बता रही है। राहुल गांधी जी संभल जाना चाहते हैं, उन परिवारों से मिलने जाना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। तो इनको घबराहट होती है राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में घुसने से कैसे रोकें, ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को फिलहाल संभल जाने से बचना चाहिए। क्यों जाना चाहते? अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, सभी पार्टियों से अपील की गई कि अभी कोई नेता न जाए। नेता के जाने पे कोई बयान आ गया, कोई भाषण भड़काऊ आ गया, अगर ये LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इनका काम है यहाँ से शांति की अपील करें, ना कि जाकर के आग में घी डालने का काम करें। तो संभल हिंसा में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका में बने कारतूसों के इस्तेमाल की बात सामने आई। संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। फॉरेंसिक टीम को संभल से जो खोखा और मिसफायर कारतूस मिले हैं उनमें से कुछ पाकिस्तान में बने हैं। फॉरेंसिक टीम को नालियों से 5 खोखा और 2 मिसफायर कारतूस मिले हैं। ये खोखे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं। सर्च ऑपरेशन में अफसरों की टीम को मौके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के 2 मिसफायर और 1 खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस की टीम अभी सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन फॉरेंसिक टीम को हिंसा स्थल पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस के खोखे मिले हैं। ये खुलासा हिंसा में विदेशी हथियारों के उपयोग और बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ सुनवाई करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें विश्वभद्र पुजारी, पुरोहित महासंघ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और जमीयत उलेमा हिंद की एक याचिका शामिल है। जहां एक समूह ने इस कानून को रद्द करने की मांग की है, वहीं जमीयत उलेमा हिंद ने कानून के समर्थन में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। हाल ही में निचली अदालतों के फैसले के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जल्द सुनवाई की अपील की थी। मुंबई में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। आज 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का फैसला हो जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री।
महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज इस पर फैसला हो जाएगा। बैठक सुबह 10 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में होगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम बनने की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। हालांकि बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी चौंका सकती है। लोकतांत्रिक परंपरा से काम करते हैं तो सभी विधायक दल की बैठक में सबको पूछेंगे, प्रस्ताव आएगा, सपोर्ट बात होगी। अगर सर्वसम्मति हो जाएगी तो एक ही प्रस्ताव होगा। विधायक दल के नेता का चुनाव होने के बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। सूत्रों की माने तो नई सरकार में साफ सुथरे चेहरे वाले नेताओं को जगह मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने को कहा है। महायुति की जो नई सरकार बनेगी उसमें बीजेपी के 20, शिवसेना के 13 और एनसीपी के 9 मंत्री शामिल हो सकते हैं। शिवसेना 16 मंत्री पद मांग रही है, लेकिन उसे 13 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है, जिसमें 7 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री होंगे। अजीत पवार के 41 विधायक जीत के आए हैं। उन्होंने जो फार्मूला दिया है उसके हिसाब से 5 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलना चाहिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उन्हें 5 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। नई कैबिनेट में 43 मंत्री हो सकते हैं। और करीब 4 दिन बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। वहां एक के बाद एक कई बैठकें। एकनाथ शिंदे के मुंबई पहुंचने के बाद शिवसेना के कई विधायक उनसे मिलने वर्षा बंगले पहुंचे। विधायकों के साथ उन्होंने पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस की तैयारियों को लेकर भी बैठक की। बैठकों के बीच अचानक देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने वर्षा बंगला पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई। बैठक में सिर्फ दोनों नेता ही मौजूद थे। शिंदे साहब और फडणवीस साहब आज दोनों बैठ के जो कुछ बात हुआ है उससे कुछ अच्छा ही निकला होगा, ये मेरा दावा है। साहब की तबीयत बरोबर नहीं थी, इसलिए और 2 दिन साहब सातारा गए थे दरेगांव में। वो कल आए और आज उनका मीटिंग हुआ, तो आज बात खत्म हो जाएगी। कोई भी पेच कायम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग उनके साथ में वहाँ रहने वाले हैं और जो डिपार्टमेंट मिलेंगे वो उसको न्याय देने वाले हैं। एकनाथ शिंदे साहब डिसीजन होने के बाद शपथ लेंगे, डिसीजन तो होने दो। एमएनएस कार्यकर्ताओं की दादागिरी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एमएनएस कार्यकर्ता एक दुकानदार को डराते धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए। आज यहाँ वीडियो में दिख रहा ये शख्स मुंबई के गिरगांव इलाके का रहने वाला है और इलाके में दुकान चलाता है। आरोप है कि इसने मराठी भाषी इस महिला को मारवाड़ी में बात करने के लिए मजबूर किया। महिला ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं से इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद उन्होंने इस शख्स की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पिटाई के बाद इस शख्स से मराठी लोगों से माफी मांगने को भी कहा। जिंदगी में ऐसा नहीं बोलूंगा, माफ करो साहब मेरे को। मारवाड़ी बोलेगा सर, मेरे मजाक में किया, किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में आज महापंचायत होने वाली है। महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस उन्हें लाख रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। किसानों ने आज नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर धरने पर बैठने का ऐलान किया है। दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पर हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं और उन मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा गुलाम भारत में थोड़ा ही रह रहे, हम आजाद भारत में रह रहे भाई। कोई दूसरा देश मांगने की हमारी वो नहीं है बात। हम इस देश में रहना चाहते, हमारी वो है। कोई आतंकवादी गतिविधि हमारी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया है। किसान संघर्ष के रास्ते पर है। वो चाहते हैं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी रिकॉग्निशन हो, तो सरकार ये सुने वाइस प्रेसिडेंट के बाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ये हालात अगर खराब किए हैं कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, मोदी जी ने उस हालात को सुधारा है। मोदी जी ने
अगर किसान की फसल का खराबा होता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको पूरा मुआवजा देने का काम मोदी जी ने किया है। किसानों की समस्याओं को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने किसानों की समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और वहीं किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से नसीहत सामने आई है और उन्होंने बकायदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछ लिया कि किसानों से जो वादा किया गया आखिर उसे कितना निभाया गया है, ये जानकारी भी देनी चाहिए। ये बहुत गहराई का मुद्दा है, इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने धनखड़ का वीडियो टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस लगातार ये सवाल पूछ रही है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी कब हकीकत बनेगी, एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन फार्मूला कब लागू होगा, किसानों को पूंजीपतियों के समान लाभ कब मिलेगा जिन्हें कर्ज से राहत दी गई है। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने भी कहा कि कांग्रेस भी लगातार यही मांग कर रही है। यही बात तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी कहते हैं कि किसानों की बात सुनो। शिक्षक से नेता बने अवध ओझा ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और आम आदमी पार्टी को चुनने की वजह और भविष्य में अपने प्लान के बारे में बताया। आप रिपोर्ट देखिए। अवध ओझा जी मेरे साथ हैं। अवध जी, नई भूमिका कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है और बहुत एंथुजियास्टिक फील कर रहा हूँ। देखिए, अब आप राजनीति में आ गए हैं तो जिस तरीके से होता भी है, एक दूसरे के पार्टी के जो पक्ष वाले होते हैं वो दूसरे को निशाना बनाते हैं। कुछ लोग आपको निशाना बनाने लगे हैं, कह रहे हैं कि अवध ओझा जी की कोई विचारधारा नहीं है। वाराणसी से बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते थे, कांग्रेस के टिकट पे अमेठी से लड़ना चाहते थे। अब जब आम आदमी पार्टी ने टिकट की वादा किया होगा तो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। कोई विचारधारा है नहीं। इल्ज़ाम जो होते हैं वो लगाने के लिए ही होते हैं। इल्ज़ाम का मतलब कि आपको निशाना बनाया जाएगा, और जब भी आप उठने की कोशिश करते हो, आपने कभी सुना किसी रिक्शे वाले पे, मजदूर पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो? नहीं। तो आज तो मुझे इल्ज़ामों को सहना ही पड़ा। वो जो इल्ज़ाम रूपी मिसाइल है वो तो मेरे ऊपर आएगी ही आएगी, एकदम तैयार है। और मैं हमेशा से बोला हूँ, हमेशा से, आपने गौर किया होगा मेरे वीडियोस में मैं कहता हूँ कि यार टीचरों को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन का सुधार होना चाहिए। मैं आईएएस की इस फील्ड में पिछले 25 साल में मैंने देखा कि स्कूल से निकले हुए बच्चों की सोचने की क्षमता नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था कि नहीं यार, और सुधार जो होते हैं वो सरकार ही कर सकती है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे एक मैसेज आता है, बस एक लाइनर आता है कि हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन की जो विकास धारा चल रही है आप हमारे सहयोगी बने। और बस वो लाइन मुझे टच ही, मैंने तुरंत ये बोला कि जी हम आपके सहयोगी हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। नवंबर से अब तक 9 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को लेकर कश्मीर जोन के आईजीवी के बिरधी से बात की टीवी 9 संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। कितनी बड़ी सफलता ये जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे तैनात जो आरआर यूनिट्स हैं और बाकी सीआरपी और अन्य सुरक्षा बलों के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि जो गए दिन देर शाम को जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया वो सुबह एनकाउंटर में तब्दील हो गया।
और उसमें एक जो टेररिस्ट था जो कि गगनगीर इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, जिसमें 7 सिविलियंस जो है उनको मारा गया था, तो उसको सुरक्षा बलों ने उसको इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अभी क्योंकि गगनगीर में अगर हम कहीं 2 मिलिटेंट का जो है सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, तो एक मिलिटेंट अभी तक मार गिराया गया है। जो दूसरा मिलिटेंट है, क्या वो भी इस मिलिटेंट मारे गए मिलिटेंट जो कि लश्कर तैयबा का कमांडर बताया जा रहा है उनके साथ था, या ये अलग अलग ग्रुप? देखिए, थोड़ी सी पोशीदा बातें होती हैं। अभी चूँकि ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है, तो उसको कंक्लूड करने के बाद ही किसी जो है फाइनल कंक्लूजन पे आना बेहतर होगा। बरेली में गूगल मैप की वजह से एक और सड़क हादसा हो गया। दरअसल गूगल मैप में दिखाए गए रास्ते पर चलते चलते एक कार नहर में जा गिरी। कार में 3 लोग सवार थे जो हादसे में घायल हो गए। इस कार में सवार होकर 3 लोग बरेली से पीलीभीत जा रहे थे। गूगल मैप का इस्तेमाल कर ये लोग बरेली के बड़ा बाईपास पहुंचे। वहां से मैप ने पीलीभीत के 2 रास्ते दिखाए, जिसमें एक रास्ता हाईवे होते हुए और दूसरा शॉर्टकट रास्ता गांव होते हुए था। कार सवार लोगों ने शॉर्टकट रास्ते से जाने का निर्णय लिया और आगे बढ़ने लगे। 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्होंने पाया कि कलापुर नहर वाले रास्ते का किनारा कटा हुआ था। कटा हुआ रास्ता देखकर उन्होंने सतर्कता बरती, लेकिन पहिए के नीचे से मिट्टी खिसकी और कार नहर में गिर गई।